हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका सफलतम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 दोनों ही वीडियो सफलतम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर पहले से अपलोड कर दी गई है और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर नंबर 3 की। हम लोगों ने ये वीडियो कल भी अपलोड की थी, लेकिन उसमें किसी ना किसी टेक्निकल इशू की वजह से वॉल्यूम की दिक्कत उस वीडियो में आ रही थी। इसलिए मैं आपके लिए दोबारा इसी वीडियो पर काम करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। कल के लिए मैं आपसे माफ़ी भी चाहता हूँ, लेकिन टेक्निकल इश्यूज हो सकते हैं, वो किसी के साथ भी हो सकता है, वो बहुत बड़ा हम लोग उसको इशू भी नहीं मान सकते। तो आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर नंबर 3 की चर्चा करने वाले हैं और मैं हूं दीपक चौधरी और आपका एक बार फिर इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल सफलतम क्लासेस पर। तो हमारा जो पहला टॉपिक है, पहला टॉपिक क्या था? वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। हमने पहले ओम्स लॉ डिस्कस कर लिया था। ओम्स लॉ के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ओम्स लॉ में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो पोटेंशियल होता है वो इक्वल होता है आई आर के। यहाँ पे I इलेक्ट्रिक करंट है और R रेजिस्टेंस है। वेक्टर फॉर्म का मीनिंग समझिए आप लोग। यहाँ पर जितनी भी क्वांटिटीज लिखी हुई हैं, सारी की सारी क्वांटिटीज स्केलर हैं। जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी एक स्केलर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक करंट भी एक स्केलर क्वांटिटी है और रेजिस्टेंस भी एक स्केलर क्वांटिटी है। अब हमें इन सभी क्वांटिटीज को कन्वर्ट कर देना है वेक्टर क्वांटिटीज में, इनको चेंज कर देना है वेक्टर क्वांटिटीज में। तो उस प्रोसेस में जो हमारा पहला वर्क है, जो पहला फंक्शन है, वो क्या है कि हम लोग v को चेंज करते हैं। हमें पता है v को लिखा जा सकता है E डॉट एल, v को लिखा जा सकता है E डॉट एल। वट इज E? E इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड L इज द लेंथ और डिस्टेंस। आप जो कुछ भी बोलना चाहो बोल सकते हो। उसके बाद इज इक्वल टू आई, आर को लिखा जा सकता है रो एल बाय ए। हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि रेजिस्टेंस है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो हमने देखा था वो रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और रो एक कांस्टेंट निकल के आया था। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एल से एल को कैंसल आउट कर देते हैं। हमें मिला इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू आई अपॉन ए इंटू में रो। अब आपको पता है करंट अपॉन एरिया, करंट अपॉन एरिया क्या बनता है? करंट डेंसिटी बन जाती है। करंट अपॉन एरिया करंट डेंसिटी बन जाती है। दैट्स व्हाई आई कैन राइट इट E इज इक्वल टू, करंट डेंसिटी को मैं क्या बोलूंगा? J। करंट डेंसिटी को किससे डिनोट किया जाता है? J से। और इंटू में मैंने लिख दिया रो, बिकॉज I अपॉन ए इज इक्वल टू क्या होता है? J होता है, करंट डेंसिटी होती है। इसके बाद अगर मैं रो को एक तरफ भेज दूं, J एज इट इज इसी तरफ रखा गया और रो को भेज दिया इलेक्ट्रिक फील्ड की साइड, तो ये लिखा जाएगा J इज इक्वल टू E अपॉन रो। और E अपॉन रो यानी कि 1 अपॉन रो, इसको मैं लिख सकता हूं। देखो J को ऐसा भी लिखा जा सकता है, J कैन बी राइट एज E इंटू में 1 अपॉन रो। और 1 अपॉन रो को हम लोग क्या लिखते हैं? 1 अपॉन रेजिस्टिविटी को क्या लिखते हैं? कंडक्टिविटी। तो हम लोग 1 बाय रो को लिख सकते हैं सिग्मा। J इज इक्वल टू बन जाएगा E इंटू में सिग्मा, या फिर सिग्मा इंटू में E। J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू में E, यही फाइनल रिजल्ट था। इस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, यानी कि J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू E। आप यही डेरिवेशन किस में भी कर सकते हो, जब आपसे रिलेशन पूछा जाए बिटवीन द करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि ड्राइव ए रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर भी आप लोग ये सेम प्रोसेस यूज करके ये रिलेशन क्रिएट कर सकते हो। आई होप आपको ये पूरी प्रोसेस अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर समझ ना आई हो, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में बोला गया, कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल ऑफ ए वायर 10 मीटर लॉन्ग, 0.4 mm इन डायमीटर एंड हैविंग ए रेजिस्टेंस ऑफ 2.0 ओम। यानी कि रेजिस्टिविटी निकालनी है, रेजिस्टेंस गिवन है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर गिवन है एंड डायमीटर ऑफ द कंडक्टर गिवन है।
कैसे निकलेगी रेजिस्टिविटी? एक रिलेशन हम लोग भली भांति जानते हैं कि R इज इक्वल टू होता है रो L बाय ए। R इज इक्वल टू रो L बाय ए। अगर मैं यहां से गिवन लिख लूं कि इस क्वेश्चन में गिवन कौन कौन सी चीजें हैं, तो एक तो मुझे लेंथ का पता है, लेंथ है 10 मीटर। एक मुझे डायामीटर पता है, डायामीटर ऑफ द वायर इज 0.4 mm। अगर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करूं तो मैं लिख सकता हूं 0.4 इंटू 10⁻³ मीटर। और इसके बाद इसमें रेजिस्टेंस भी गिवन है। रेजिस्टेंस है हमारे पास कितना, 2.0 ओम। डायामीटर से क्या मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकाल सकता हूं, क्योंकि फॉर्मूला में मेरे पास एरिया लिखा हुआ है। तो एरिया होगा, एरिया इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वेयर। आर को मैं क्या लिख सकता हूं, d/2। तो d/2 का स्क्वेयर। इसको थोड़ा सा और आगे लिखे तो पाई डी की वैल्यू थी 0.4 इंटू 10⁻³ अपॉन 2 और इस पूरे का स्क्वेयर। तो अब जो जो चीज़ें हमें चाहिए इस फॉर्मूला में सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है। तो R इज इक्वल टू, R की वैल्यू कितनी थी, 2.0। रो फाइंड आउट करना था, L इज 10 एंड व्हाट इज द एरिया, एरिया है पाई इंटू में 0.4/2 क्या बनेगा, 0.2। 0.4/2 क्या बन जाएगा, 0.2। 0.2 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर क्या बन जाएगा भाई, 0.04 इंटू 10⁻⁻6। इसके बाद हम लोग इसको अगर सॉल्व करें और अधिक, तो रो को एक साइड रख लेते हैं और बाकी सारी क्वांटिटीज़ को एक तरफ रख लेते हैं। तो ये बन जाएगा 2.0 इंटू पाई इंटू 0.04 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन में 10। रो की वैल्यू हमें ये मिलेगी, रो इज इक्वल टू 2.0 इंटू पाई इंटू 0.04 इंटू में 10⁻⁻6 अपॉन 10। अब इससे आगे का काम आप लोगों का है। आपको क्या करना है, इस पूरी कैलकुलेशन को सॉल्व करना है और इसका जो भी आंसर आए मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना है। इस पूरी कैलकुलेशन में पाई की वैल्यू 22/7 लो, 3.14 लो, जो भी हो। उसके बाद तो हमारे पास केवल मल्टीप्लाई और डिवाइड बचता है और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आप लोग इसको अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इन विच ए करंट डेंसिटी ऑफ 2.5 m find the resistivity of a conductor in which a current density of 2.5 ampere per meter square is found to exist when an electric field of 15 volt per meter is applied on it। आपको रेजिस्टिविटी निकालनी है। गिवन कौन कौन सी चीजें है, करंट डेंसिटी गिवन है और उसके साथ साथ आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। फाइंड आउट क्या करनी है, रेजिस्टिविटी। अब हमें एक रिलेशन क्रिएट करना पड़ेगा। किसके बीच रिलेशन क्रिएट करना पड़ेगा, करंट डेंसिटी, रेजिस्टिविटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच। अगर मैं आपसे पहले थोड़ा सा पीछे चलें हम लोग, तो एक रिलेशन हमारे पास था करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच। और अगर इससे एक स्टेप पहले चलो तो J इज इक्वल टू E इंटू 1/ρ, ये हमारे पास रिलेशन था। ये क्या है, करंट डेंसिटी, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ρ क्या है, रेजिस्टिविटी। मैं इस डेरिवेशन का यूज करके, इस फॉर्मूले का यूज करके रेजिस्टिविटी फाइंड आउट कर सकता हूं। और ये कैसे आया मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं। हमें क्या पता था, हमें पता था V इज इक्वल टू है भैया IR। V को मैंने लिखा था E.L, I, R को मैंने लिखा रो L/A, L ने L को मार दिया और I/A क्या बन जाता है, I/A बन जाता है J यानी करंट डेंसिटी इंटू में रो। तो रो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, E/J। E की वैल्यू आपको गिवन है, कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई 15 और करंट डेंसिटी कितना है 2.5, डिवाइड कर दूं मे बी 6 आएगा, कितना आ जाएगा 6 ओम मीटर।
6 ओम मीटर इज द आंसर। सारी यूनिट्स ऐसा यूनिट में है, इसलिए किसी को भी चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल इन टर्म्स ऑफ रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी की टर्म्स में हमें क्लासिफिकेशन करना है मटेरियल्स का। तो मैं क्या लिखूं, हमारे पास तीन मटेरियल्स होते हैं। कौन कौन से मटेरियल्स होते हैं? पहला मटेरियल होता है कंडक्टर। पहला मटेरियल हमारे पास कंडक्टर। दूसरा मटेरियल मैं लिख लेता हूं इंसुलेटर। कंडक्टर और इंसुलेटर। देखिए कंडक्टर की रेजिस्टिविटी मैं नियर अबाउट मान के चलता हूं जीरो के। वैसे जीरो किसी की नहीं होती, बट कंडक्टर होता है उनका रेजिस्टेंस ना के बराबर होता है। दैट्स व्हाई आई कैन राइट की रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इज नियर अबाउट जीरो। इंसुलेटर के अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं करता, दैट्स व्हाई आई कैन राइट कि इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो क्या होती है, इनफाइनाइट। और एक और हमारे पास मटेरियल होता है, एक टाइप ऑफ मटेरियल और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेमीकंडक्टर। और इसकी जो रेजिस्टिविटी है ये लाई करती है बिटवीन द रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर, और उसको बोला जाता है सेमीकंडक्टर। यानी सेमीकंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी होगी ये लाई करेगी बिटवीन द रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर एंड इंसुलेटर। नेक्स्ट पोर्शन हमारे पास आता है कॉमन कमर्शियल रजिस्टर्स, जिनका यूज अधिक होता है या फिर जिन रजिस्टर्स का कॉमनली यूज किया जाता है, कमर्शियली यूज किया जाता है, उन रजिस्टर्स के बारे में हमें बताना है। दो फिगर आपके सामने, दो इमेजेस आपके सामने, ये दो टाइप के रजिस्टर्स हैं। यहाँ पर वायर वाउंड किया गया है, एक वायर को लपेटा गया है, इसलिए इन रजिस्टर्स को हम लोग बोलते हैं वायर वाउंड रजिस्टर। ये जो पहला ऑप्शन है या पहली इमेज है ये ऊपर वाली, इस रजिस्टर का नाम है वायर बाउंड रजिस्टर। और जो दूसरा रजिस्टर है इस रजिस्टर को बोला जाता है कार्बन रजिस्टर। इस रजिस्टर का नाम है कार्बन रजिस्टर। पहला रजिस्टर वायर बाउंड रजिस्टर एंड सेकंड रजिस्टर इज कार्बन रजिस्टर। जो वायर बाउंड रजिस्टर होता है इसका यूज कम होता है एज कंपेयर टू कार्बन रजिस्टर। वाई? बिकॉज ये कॉस्टली पड़ता है एज कंपेयर टू कार्बन रजिस्टर। इसका साइज भी बड़ा होता है एज कंपेयर टू कार्बन रजिस्टर, इसलिए हम लोग ज़्यादातर जो यूज करते हैं रजिस्टर वो कौन सा होता है, कार्बन रजिस्टर। यूज वायर बाउंड रजिस्टर का भी होता है, बट कॉमनली ज़्यादा यूज होने वाला रजिस्टर कौन है, वो है आपका कार्बन रजिस्टर। कार्बन रजिस्टर कैसे बनाया जाता है, अगर मैं इसके मैकेनिज्म पर थोड़ा सा बात करूं तो ऐसा मान लीजिए एक टुकड़ा लिया गया कार्बन का, कार्बन इज ए सेमीकंडक्टर, और ऐसा लेट कर लेता हूं कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो 100 ओम है। एक छोटा सा टुकड़ा लिया किसका, कार्बन का, और इसका रेजिस्टेंस कितना है, इसका रेजिस्टेंस है 100 ओम। ये मैंने लेट किया है, कोई कंफर्म नहीं है कि इतने टुकड़े का 100 ओम ही होगा। अब अगर हमें इसका रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक इम्प्योरिटीज ऐड कर देंगे, इसमें कोई दूसरा मटेरियल ऐड कर देंगे जिसका रेजिस्टेंस कार्बन से अधिक हो। क्या करेंगे, एक इम्प्योरिटीज ऐड करेंगे रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए, किसके अंदर, कार्बन के अंदर, जिसका रेजिस्टेंस क्या हो, कार्बन से अधिक हो। तो अगर ये कार्बन एक सेमीकंडक्टर की श्रेणी में आता है तो हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, हमें ऐड करना पड़ेगा इंसुलेटर। हमें ऐड करना पड़ेगा इंसुलेटर। तो अगर आपको कार्बन रजिस्टर का रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो आप लोग क्या यूज करोगे, इंसुलेटर ऐड कर दोगे एज ए इम्प्योरिटी इन द कार्बन। तो उसके बाद ये मेल्ट करके फिर आपस में मिलाए जाते हैं। कार्बन को भी मेल्ट करो, एक इंसुलेटर को भी मेल्ट करो, ठीक है। जैसे ग्लास को ऐड कर देते हैं हम लोग किसके अंदर, कार्बन के अंदर, ग्लास इज ए इंसुलेटर। तो दोनों को मिक्स करने के बाद जो एक रजिस्टर बनेगा उसका रेजिस्टेंस 100 ओम से बढ़ जाएगा। और वहीं अगर इसका रेजिस्टेंस कम करना है तो हम लोग क्या ऐड कर देंगे इसमें, जिसका रेजिस्टेंस कार्बन से कम हो।
तो इंसुलेटर से कम रेजिस्टेंस किसका होता है? कंडक्टर का। तो कार्बन में क्या मिक्सअप कर देंगे? कंडक्टर मिक्सअप कर देंगे, जिसका रेजिस्टेंस क्या है? कार्बन से कम है। तो कार्बन से कम रेजिस्टेंस होने की वजह से ये पूरा जो कॉम्बिनेशन होगा इसका रेजिस्टेंस भी ओवरऑल कम हो जाएगा, जो कि हम लोग चाहते हैं। तो अब हमें क्या पता चल गया कि कार्बन रजिस्टर कैसे बनते हैं, कि अगर 100 ओम का कोई भी एक टुकड़ा लो, उसके अंदर अगर उसका रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो इंसुलेटर मिक्सअप कर दो, अगर जो रेजिस्टेंस कम करना है तो कंडक्टर एडअप कर दो। कितना बढ़ाना है और कितना कम करना है ये उस रेशियो पे डिपेंड करेगा कि आपको इंसुलेटर आपने कितना मिक्स किया है या फिर कंडक्टर आपने कितना मिक्स किया है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि साइज ऑफ द कार्बन रजिस्टर इज वेरी स्मॉल, 1 सेंटीमीटर के आसपास का पूरा काम होता है ये। अब 1 सेंटीमीटर रजिस्टर पर अगर मुझे ये कितने ओहम का रजिस्टर है ये लिखना हो, तो पहले तो लिखने में भी हमें बड़ी दिक्कत आएगी, हमें बहुत ही छोटे छोटे डिजिट्स में लिखना पड़ेगा। और चलो एडवांस टेक्नोलॉजी चल रही है, हम लोग लिख भी पाएँ तो जिसको भी वो रजिस्टर मिलेगा और वो उस रजिस्टर पर अगर इसको देखने का प्रयास करेगा तो उसको तो एक मैग्नीफाइंग ग्लास की ज़रूरत पड़ेगी, तब जाके वो इस पर लिखा हुआ पढ़ पाएगा। इसलिए हम लोगों ने क्या किया कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस रजिस्टर्स के लिए एक कलर कोडिंग कर दी कि ये कलर्स जो बने हुए हैं, ये जो कलर्स बने हुए हैं इस रजिस्टर पर, ये बताएंगे कि रजिस्टर कितने ओहम का है या फिर इसकी कितनी रजिस्टिविटी है। तो इसके लिए हम लोगों ने जो कलर कोडिंग की, उस कलर कोडिंग को समझना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है, ताकि हम लोग भी बता पाएँ किसी भी रजिस्टर को देख करके कि इसकी रेजिस्टेंस कितनी है। तो कलर कोडिंग कैसे की गई देखिए, कोई भी रजिस्टर है उसको ऐसे सिलेंड्रिकल शेप का बनाते हैं हम लोग, मेल्ट किया और उसको एक शेप दे दी, कौन सी? सिलेंड्रिकल शेप। इसके 2 टर्मिनल जो निकालते हैं, ये 2 टर्मिनल इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर ऐड हो जाते हैं और ये कनेक्ट हो जाता है कुछ ऐसे किसी भी सर्किट के अंदर। अब इसके ऊपर 4 रिंग्स बनती हैं, 4 रिंग्स बनाएंगे ऐसे, 3 रिंग पास पास होती है, 4th रिंग थोड़ी इनसे दूर होती है। ये रिंग्स होंगी, ये अलग अलग कलर की होंगी और इन रिंग्स का अपना मीनिंग होगा। ये रिंग्स बताएगी कि ये रजिस्टर की रेजिस्टेंस कितनी है। तो वो जो कलर कोडिंग इसके ऊपर की गई वो किस टाइप से की गई, तो हमने कुछ 10 कलर्स को कुछ ऐसे लिख लिया और इन कलर्स को याद रखने का तरीका क्या है कि बी रोए had a very good wife, where, ये कितने हुए देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। बी रोए ऑफ ग्रेट भारत, सॉरी भाई एक लाइन हम लोग भूल गए, बी रोए ऑफ ग्रेट भारत had a very good wife, wear silver gold necklace, पूरी लाइन याद रखिए। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट भारत हैड ए वेरी गुड वाइफ, वियर सिल्वर गोल्ड नेकलेस। तो यहां से इस बी का मीनिंग क्या है? इस बी का मीनिंग है ब्लैक, इस बी का मीनिंग है ब्लैक, इसका मतलब है ब्राउन, इसका मतलब है रेड, इसका मतलब है ऑरेंज, इसका मतलब है येलो, इसका मतलब है ग्रीन, इसका मतलब है ब्लू, इसका मतलब है वोयलेट, आगे ग्रीन और फिर वाइट।
अब इन सभी को नंबरिंग कर दीजिए, ये है 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये है 6, ये है 7, ये है 8 और ये है 9। ये जो 3 कलर हुए, यहाँ पे पहला सिल्वर, फिर गोल्ड और फिर एन का मतलब नो कलर, ये आपको इस 4th रिंग पे मिलेंगे और ये बताएंगे एरर इन दी रेजिस्टेंस। एरर इन दी रेजिस्टेंस कैसे बताएंगे, जैसे इसके ऊपर हमने जब इन 3 कलर से हम लोग एक रेजिस्टेंस निकाल लेंगे और उसके बाद उसमें जैसे हमें पता चला 100 ओम का रेजिस्टेंस बन रहा है, उसमें कोई ना कोई एरर पॉसिबल है। जैसे कि उसमें हो सकता है 100 ओम तो बन रहा है बट वो वास्तव में 95 हो या 105 ओम हो। 5% का एरर उसमें पॉसिबल हो सकता है, 10% का एरर भी पॉसिबल हो सकता है, 20% का एरर भी पॉसिबल हो सकता है। और इसमें जब हम लोग रेजिस्टेंस के केस की बात कर रहे हैं, कार्बन रेजिस्टर्स की बात कर रहे हैं, तो इस एरर को टॉलरेंस बोला जाता है कि इसमें 5% टॉलरेंस हो सकती है, 10% टॉलरेंस हो सकती है या फिर 20% टॉलरेंस हो सकती है। अगर ये 4th रिंग आपको सिल्वर कलर की नजर आए तो इसका मतलब है इसमें 5% टॉलरेंस है। अगर आपको ये गोल्ड कलर की नजर आए तो इसका मतलब इसमें 10% टॉलरेंस है। और अगर ये पट्टी ना ही बनी हो, नो कलर, तो आप लोग बोल सकते हो इसमें 20% का टॉलरेंस है, 20% का एरर है। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर ये पट्टियां किस किस कलर की हो और हम लोग कैसे रेजिस्टेंस बताएंगे। जैसे आप ऐसा मान लीजिए कि जो पहली पट्टी है वो रेड कलर की है। पहली पट्टी आपकी इसके ऊपर जो बनी हुई है वो कौन से कलर की है, रेड कलर की। पहली पट्टी बनी रेड कलर। दूसरी पट्टी मान लेते हैं येलो कलर की है। दूसरी पट्टी का कलर जो है वो क्या है, येलो। और जो 3rd पट्टी है हमारे पास उसको थोड़ा सा ऑरेंज सा बना लेते हैं कि वो ऑरेंज कलर की है। 3rd पट्टी जो है वो किस कलर की बनी, ऑरेंज कलर की। और 4th पट्टी को हम लोग मान लेते हैं कोई भी गोल्ड कलर मान लो या फिर जिस टाइप का भी कलर आप मानना चाहो। ये तो केवल और केवल टॉलरेंस बताएगा, आपको समझ आ जाएगा। अब जैसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है रेड कलर की पट्टी है तो रेड का नंबर देखो, रेड का नंबर है 2। रेड का नंबर है भैया 2, तो क्या लिखो 2। उसके बाद देखो कौन सी है, येलो। येलो के आगे का नंबर कितना है, 4, तो लिखो 4 इनटू पहली पट्टी का 2, फिर 4 और उसके बाद हमारे पास 3rd पट्टी है ऑरेंज कलर की। ऑरेंज के आगे का नंबर देखो कितना है, 3, तो क्या लिखो इनटू में 10⁻³ 3rd पट्टी जो भी आएगी उसको 10 की पावर में लिखना है। पहले दोनों नंबर एज इट इज लिखने हैं जैसे दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे पहला रेड था, रेड के सामने वाला नंबर 2, उसके बाद येलो, येलो 4 पे था तो 4, टोटल बन गया 24। अब जो था 3rd पट्टी उसको इनटू में 10⁻² में लिखना है, मैंने आपको बताया, तो इनटू 10⁻²। ऑरेंज के सामने वाला कलर था, नंबर था 3, तो मैंने लिख दिया 10⁻3। अगर अब ये 4th पट्टी आपकी गोल्ड कलर की है, अगर 4th पट्टी आपकी गोल्ड कलर की है तो गोल्ड में मुझे पता है कितना टॉलरेंस हो सकती है, 10%। तो मैं क्या लिख दूंगा, इसमें 10% की प्लस माइनस 10% की टॉलरेंस पॉसिबल है। अब अगर ये कलर्स और टाइप के होते पहला कलर रेड ना होकर के क्या होता, ब्राउन होता, तो ब्राउन का नंबर देखो 1। दूसरा कलर येलो ही रहता तो येलो का नंबर देखो भाई, येलो का नंबर है 4। 3rd कलर कुछ भी कुछ और मान लो, जैसे कि ग्रीन मान लिया तो ग्रीन के आगे का नंबर है 5। और लास्ट में कोई कलर ना होता तो 20% टॉलरेंस। इस टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी कार्बन रजिस्टर का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। अलग अलग एग्जाम्पल लेके आप अपने घर पे ट्राई कर सकते हो, अलग अलग क्वेश्चंस देख करके। अगर आपकी बुक में है तो बुक से क्वेश्चन कर लीजिए, गूगल से क्वेश्चंस निकाल लीजिए। और ये भी मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि जितने भी चैप्टर्स हम लोग यहाँ पढ़ेंगे
सबकी एक बार मैं न्यूमेरिकल्स की एक वीडियो ज़रूर लेकर के आऊँगा, जो प्रैक्टिस सेट हम लोग उसमें करेंगे। इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन है, देखो, ए करंट ऑफ 2 मिली एम्पियर इज पास्ड थ्रू ए कलर कोडेड कार्बन रजिस्टर विद द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड रिंग्स ऑफ येलो, ग्रीन एंड ऑरेंज कलर। व्हाट इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर। रेजिस्टेंस नहीं बताया हमें, पोटेंशियल निकालना पूछा है। V इज इक्वल टू आई आर होता है, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, सब लोग जानते हो। बस इसमें इंपॉर्टेंस किसकी है कि हम लोग रेजिस्टेंस बता पाते हैं या फिर नहीं बता पाते। तो V इज इक्वल टू आई आर लिखो, V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू, आई की वैल्यू पता है 2 मिली एम्पियर, एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे, इनटू में 10⁻⁻3। रेजिस्टेंस निकालेंगे, पहला जो कलर दिया गया वो येलो, येलो का नंबर देखो भैया 4, येलो के लिए मैंने क्या लिख दिया, इनटू में 4। उसके बाद का जो कलर दिया गया वो दिया गया ग्रीन, ग्रीन का नंबर देखो 5, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया 5। इनटू में जो थर्ड कलर आएगा उसको 10⁻⁻ में लिखना है। कलर कौन सा है, ऑरेंज, ऑरेंज का नंबर देखो 3, तो मैंने यहाँ लिख दिया 10⁻3। 10⁻⁻3 से 10⁻+3 कैंसिल आउट हो रहा है, 2 × 45 बनता है 90, तो आंसर इज 90 वोल्ट। पोटेंशियल हमारे पास कितना निकल के आया, 90 वोल्ट पोटेंशियल निकल के आ गया। आज की क्लास का ये लास्ट न्यूमेरिकल था। आई होप आपको पूरी की पूरी क्लास अच्छे से समझ आई होगी। अगर फिर भी आपके मन में किसी भी तरह का डाउट चल रहा है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लोग वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और लगातार बने रहें हमारे और आपके बहुत ही प्यारे से यूट्यूब चैनल सफलतम क्लासेस पर। धन्यवाद।